लास्ट वीडियो में हमने सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के बारे में पढ़ा। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव। मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पे भी वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं और ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन में सबसे पहला जो मेथड है, मेथड अडॉप्टेड फॉर द पॉपुलेशन कंट्रोल। जब हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के मेथड हैं, कि किस तरीके से इंडिया की जो इतनी बड़ी पॉपुलेशन होती जा रही है वो किस तरीके से कंट्रोल की जाए। तो इसको पॉपुलेशन कंट्रोल मेथड भी बोला जाता है। द प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी इन वुमेन इज कॉल्ड कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन एग्जैक्टली होता क्या है कि फीमेल की प्रेगनेंसी को प्रिवेंट किया जाए। प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी इन वुमेन, प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी इन वुमेन इज नोन एज कॉन्ट्रासेप्शन। इसी को ही हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रासेप्शन। इसके लिए बहुत सारे हम मेथड्स पढ़ेंगे। पहला मेथड है प्लान्ड कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन। प्लान्ड कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन का मतलब है बाय एजुकेटिंग पीपल अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ द स्मॉल फैमिली। यानी कि लोगों को ये बताना ज़रूरी होगा, अवेयर करना ज़रूरी होगा, एजुकेट करना ज़रूरी होगा कि कम लोग अगर परिवार में रहेंगे तो पालन पोषण ढंग से हो सकता है। जैसे बहुत सारे स्लोगन भी गवर्नमेंट चलाती है, हम दो हमारे दो। इसका मतलब एग्जैक्टली है क्या कि अगर एक कपल के 2 बच्चे हैं और वही एक कपल के अगर 5 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, तो जो कपल है उसके 2 बच्चे हैं तो उन बच्चों की वो एजुकेशन भी ढंग से करवा पाएगा, उनको खाना पीना भी वो ढंग से दे पाएंगे। क्यों दे पाएंगे? क्योंकि जहाँ पे 5 बच्चे में उनका खाना डिवाइड हो गया है तो वहाँ पे 2 बच्चों की हर चीज़ प्रॉपरली एक कपल कर सकता है। इसीलिए ये एजुकेशन देनी होगी लोगों को कि अगर परिवार छोटा होगा तो उस परिवार में हर चीज़ मैनेज चलेगी, चाहे वो उनका पालन पोषण हो, चाहे वो उनकी एजुकेशन क्यों ना हो। राइजिंग द एज ऑफ मैरिज कैन हेल्प इन रिड्यूसिंग पॉपुलेशन ग्रोथ। हमने कई बार ये सुना है कि इंडिया में बाल विवाह हो जाता है, 5 साल की बच्ची की शादी हो जाती है, 10 साल की बच्ची की शादी हो जाती है। तो अगर बच्ची छोटी है तो नेचुरली उसके साथ शादी करने वाला बच्चा भी छोटा ही होगा। तो यानी कि जो कपल बना है उन दोनों की उम्र शादी के लायक नहीं है। उसमें अगर वो बच्ची कंसीव करती है, वो प्रेग्नेंट होती है, तो उस प्रेगनेंसी में 2 खतरे हैं। एक तो उस बच्ची को खतरा, क्योंकि उसका यूट्रस, जो उसके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स यानी कि जो उसके सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स डेवलप होने थे, जो कैरेक्टर्स उसमें डेवलप होने थे वो ही नहीं हो पाए। और प्रेगनेंसी यानी कि उसमें कॉन्सेप्शन भी है, तो वो खुद ही उस कॉन्सेप्शन को झेलने की कैपेबल नहीं है। तो यहाँ पे 2 चीज़ों को नुकसान हो सकता है, उस बच्ची की डेथ भी हो सकती है और फीटल डेथ भी हो सकती है ड्यूरिंग पार्चुरेशन। तो बच्चों की एज यानी कि जो शादी की एज है वो एक पर्टिकुलर होती है। जैसे हम कहते हैं 18 साल की लड़की की शादी होगी, 21 साल के लड़के की शादी होगी। तो ये एज डिफाइंड इसलिए है क्योंकि बच्चे में सेक्सुअल मैच्योरिटी के साथ इमोशनल मैच्योरिटी भी आ जाती है। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे मैकेनिकल मेथड की। मैकेनिकल मेथड्स कौन से हैं? यूज ऑफ कॉन्डम्स मैकेनिकल मेथड में आता है। यूज ऑफ डायफ्राम्स एंड सर्वाइकल कैप्स। डायफ्राम्स एंड सर्वाइकल कैप्स फीमेल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं। फीमेल कॉन्ट्रासेप्टिव्स का मतलब है कि ये वो डिवाइसेस हैं जो फीमेल यूज करेगी। जैसे अगर हम इसकी बात करें, डायफ्राम की बात करें, या हम बात करें सर्विकल कैप्स, तो ये विजाइना में यूज किए जाएंगे, यानी कि विजाइना में फिट होंगे। वहीं हम कॉन्डम्स की बात करें तो दैट इज द प्रोडक्ट विच इज यूज्ड बाय मैन। सो हियर the use of diaphragms or the cervical caps fitted in the vagina of the female to check the entry of sperms into the uterus and also helps in avoiding conception। यानी कि ये ऐसे मेथड्स हैं, मैकेनिकल बैरियर हम इनको कह सकते हैं। मैकेनिकल बैरियर क्यों यूज़ किए गए? मैकेनिकल बैरियर इसलिए यूज़ किए गए कि ड्यूरिंग सेक्सुअल कॉन्टैक्ट जब हंड्रेड्स ऑफ स्पर्म वेजाइना में होंगे तो वेजाइना से वो कहाँ पे जाएंगे? सर्विक्स में, और सर्विक्स से कहाँ जाएंगे? फेलोपियन ट्यूब में। तो वहाँ पे फर्टिलाइजेशन के चांसेस हो सकते हैं।
तो उस चांस को रोकने के लिए, उस कॉन्सेप्शन को रोकने के लिए स्पर्म की एंट्री विजाइना में ही रोक दी जाती है बैरियर्स की वजह से, और इन्हीं बैरियर्स को हम डायफ्राम या सर्वाइकल कैप्स या कॉन्डम्स बोलते हैं। नेक्स्ट इज यूज ऑफ IUCD। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी आता है व्हाट इज IUCD, नेम वन IUCD। जो इंडिया की गवर्नमेंट है उसमें फीमेल्स की हेल्थ को ध्यान में रखते हुए फैमिली प्लानिंग के लिए गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट IUCD प्रोवाइड करती है। अगर किसी पर्टिकुलर फीमेल को या किसी औरत को अपनी परिवार के ढंग से पालन पोषण के लिए अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है तो किसी भी हॉस्पिटल में जाके ये मैकेनिकल बैरियर लगवा सकती है और अपनी फैमिली कंट्रोल कर सकती है। एग्जैक्टली होता क्या है ये? IUCD का फुल फॉर्म है इंट्रा यूटराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। व्हाई वी कॉल देम इंट्रा यूटराइन? ये यूट्रस तक जाके फिट होती हैं। जैसे अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो इस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये पूरा पार्ट यूट्रस है, ये पूरा पार्ट यूट्रस है। तो यहाँ पे जो हमें अंदर एक पिन लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, दिस इज IUCD और इसका नाम है कॉपर टी। तो ये जो लूप है, ये पूरा जो इस तरीके से हमें दिख रहा है टी लाइक स्ट्रक्चर, इसका शेप इस तरीके का होता है एग्जैक्टली और ये यूट्रस में ऐसे ही फिट होता है। ये यूट्रस में फिट क्यों होता है? क्योंकि ये इस तरीके से रास्ता ब्लॉक करता है कि जो स्पर्म है उनकी एंट्री फैलोपियन ट्यूब्स में नहीं हो सकती। तो अगर फैलोपियन ट्यूब में स्पर्म्स नहीं होंगे तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। सो यहाँ पे एग्जाम्पल है इसका कॉपर टी। कॉपर टी एक कॉमन IUCD है, वेरी इंपॉर्टेंट। याद रखना है कि IUCD का एग्जाम्पल क्या है? कॉपर टी। एंड लूप्स, यहाँ पे लूप्स भी इनको बोलते हैं। कभी कभी वर्ड आ जाता है स्पाइरल लूप्स, तो कोई भी वर्ड आए होगा लूप ही। फिटेड इन द यूट्रस, ये यूट्रस में फिट किए जाते हैं। हेल्प टू प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन एज वेल एज इम्प्लांटेशन। ये MCQ का क्वेश्चन है कि IUCD क्या काम करती है, किसको प्रिवेंट करती है? फर्टिलाइजेशन को भी प्रिवेंट करती है और इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन कहाँ होता है? यूट्रस की लाइनिंग में होता है, यहाँ हो सकता है इम्प्लांटेशन। तो मेनली जब यहाँ पे होगा तो IUCD की वजह से इम्प्लांटेशन प्रिवेंट हो जाता है। They can cause side effect due to irritation or infection of the uterus। कई बार कुछ फीमेल्स में कॉपर रिएक्ट कर जाता है और जो जेनेटल ट्रैक्ट है वहाँ पे इन्फ्लेमेशन या इरिटेशन कॉज करता है। नेक्स्ट इज केमिकल मेथड्स। इट कंसिस्ट ऑफ यूजिंग सर्टेन केमिकल्स, क्योंकि केमिकल हैं तो केमिकल का यूज है। और केमिकल किस लिए यूज किए गए? स्पर्मिसिडल्स। व्हाट इज स्पर्मिसिडल? These are the chemicals which are used to kill sperms। यहाँ पे नाम क्या है? स्पर्मिसिडल्स, स्पर्म को खत्म करने वाले। They may be in the form of tablet, ये टैबलेट की फॉर्म में हो सकते हैं। It may be in the form of jellies, jellies की फॉर्म में हो सकते हैं, पेस्ट एंड क्रीम की फॉर्म में हो सकते हैं। And they are introduced in the vagina before coital activity। Before coital activity, these substances are used and they are actually used to kill the sperms। इसके साथ साथ यहाँ पे केमिकल मेथड में जिस पे क्वेश्चन आता है, इस पे एज सच कोई क्वेश्चन नहीं आता है। जो क्वेश्चन मेनली आता है केमिकल मेथड में वो आता है FSH और LH। ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, दिस वन इज द पिट्यूटरी ग्लैंड। ये पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये दो हार्मोन रिलीज करता है, FSH एंड LH। ये मैं आपको बता चुकी हूँ मेंस्ट्रुअल साइकिल में। अब यहाँ पे ये जो टैबलेट्स हैं इनको हम बोलते हैं OCP। OCP दैट इज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स एग्जैक्टली क्या करती हैं? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स FSH को LH को रिलीज नहीं होने देती। अब अगर FSH नहीं रिलीज होगा तो ना तो फॉलिकल
मैच्योर होंगे और ना ही उन मैच्योर फॉलिकल्स में से ओवम रिलीज होंगे, और LH नहीं आ रहा तो ओव्यूलेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे ये ओव्यूलेशन को प्रिवेंट करती है और फॉलिकल्स को मैच्योर भी नहीं होने देती। और कॉमन OCP में जैसे एग्जाम्पल आता है माला डी का, सो माला डी इज द OCP, दैट इज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। अनदर केमिकल मेथड मैंने आपको अभी बताया, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स विच इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ FSH। FSH का सिक्रीशन स्टिमुलेट या फिर उसको हम कहते हैं इनहिबिट करती है, रोकती है। बायोलॉजी में जो वर्ड आता है इनहिबिट करना, इनहिबिट का मतलब है रोकना, स्टॉप, प्रिवेंट, इनहिबिट secretion of FSH, that is follicle stimulating hormone, and LH, that is luteinizing hormone from the anterior lobe of pituitary gland। NCERT की लाइन है ये। पिट्यूटरी ग्लैंड में दो पार्ट्स होते हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर। तो एंटीरियर हिस्सा पिट्यूटरी ग्लैंड का FSH और LH रिलीज करता है, एंड thus inhibiting ovulation from the ovary। मैंने आपको अभी बताया किसको रोकता है, ओव्यूलेशन को रोकता है, ओव्यूलेशन नहीं होने देता है। These contraceptives therefore change the hormonal balance, so the egg cells are not released and hence prevent fertilization। हॉर्मोन्स की वजह से ओव्यूलेशन नहीं हो पाता और हार्मोनल बैलेंस जो है किससे रिलेटेड, FSH, LH, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन से रिलेटेड जो हार्मोनल बैलेंस है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है या चेंज हो जाता है। नेक्स्ट है सर्जिकल मेथड, सर्जरी के द्वारा कॉन्सेप्शन को रोकना। ट्यूबेक्टमी इन्वॉल्व्स कटिंग ऑफ फैलोपियन ट्यूब। यहाँ पे वर्ड आ रहा है ट्यूबेक्टमी और यहाँ पे जो ट्यूब वर्ड है दैट इज फॉर फैलोपियन ट्यूब। ये फैलोपियन ट्यूब के लिए वर्ड है। एग्जैक्टली क्या होता है, कटिंग ऑफ फैलोपियन ट्यूब्स इन फीमेल। फीमेल्स में दो फैलोपियन ट्यूब्स हैं, एक फैलोपियन ट्यूब ये है, एक फैलोपियन ट्यूब ये है। इन फैलोपियन ट्यूब्स को काट दिया जाता है और काट के स्टिच कर दिया जाता है। रीजन क्या है कि जब फैलोपियन ट्यूब्स को काट के स्टिच करते हैं, जैसे ये फैलोपियन ट्यूब को यहाँ से काटा, यहाँ स्टिच कर दिया, ये स्टिच कर दिया, यहाँ से काट के यहाँ से स्टिच कर दिया, तो स्टिच करने से क्या होगा कि इसके बीच में बैरियर बन गया। ओवम रिलीज तो होगा, ये ओवम रिलीज होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि यहाँ पे जो फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल है, सेक्सुअल या ओवेरियन साइकिल है, वो तो चल रही है। ओवम बकायदा रिलीज होगा और रिलीज होकर फैलोपियन ट्यूब्स में भी आएगा। बट यहाँ पे जो ओवम है वो फीमेल बॉडी का सबसे लार्जेस्ट सेल होता है, सबसे बड़ा सेल होता है। तो ये इस फैलोपियन ट्यूब के इस रास्ते में ही डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, वो यहाँ तक नहीं आ पाएगा। यानी कि ये जो रास्ता है उसको रोक दिया गया है। तो यहाँ पे बच्चों के दिमाग में कई बार ये क्वेश्चन आता है कि अगर फैलोपियन ट्यूब कट गई हैं तो ओवम रिलीज ही नहीं होगा। जब फैलोपियन ट्यूब कट गई हैं तो फैलोपियन ट्यूब तो मस्कुलर ट्यूब है, बट यहाँ पे जो ओवम का रिलीज होना है वो तो हार्मोनल प्रोसेस है, वो तो होगा ही होगा और यहाँ पे डिसइंटीग्रेट जरूर हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में ये आता है कि अगर फैलोपियन ट्यूब कट गई हैं तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो इनिशिएट नहीं होगी, यानी कि मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा। तो मेंस्ट्रुएशन भी प्रॉपर होगा, क्यों होगा उसका भी रीज़न है कि यहाँ पे जो ओवम है यहाँ डिसइंटीग्रेट हो गया, बट यहाँ पे जो इनर लाइनिंग है यूट्रस की जो रिचली सप्लाइड है ब्लड वेसल से, दैट इज एंडोमेट्रियम। ये जो एंडोमेट्रियम है ये ब्लड वेसल की तो लाइनिंग है, तो ये ब्लड वेसल की लाइनिंग बकायदा डिस्चार्ज होगी इन द फॉर्म ऑफ ब्लड और उसी को ही हम मेंस्ट्रुएशन बोलेंगे। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें होंगी, ओव्यूलेशन भी होगा और मेंस्ट्रुअल साइकिल भी चलेगी फैलोपियन ट्यूब के कटने के बाद। नेक्स्ट है सर्जिकल मेथड में विसेक्टमी। जो विसेक्टमी वर्ड आया है वो आया है वास डिफरेंस से। जैसा कि हम जानते हैं वास डिफरेंस क्या है, वास डिफरेंस इज द डक्ट दैट कैरी स्पर्म। ऐसे डक्ट जो स्पर्म को कैरी करती है, जिसको हम स्पर्म डक्ट भी बोलते हैं। तो स्पर्म यहाँ बनते हैं, स्पर्म टेस्टिस में बनके और कहाँ ट्रांसपोर्ट होते हैं, टेस्टिस में बनके दे आर ट्रांसपोर्टेड टू द स्पर्म डक्ट। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, ये स्पर्म डक्ट को भी काट के और सिल दिया जाता है,
इस तरीके से, दैट इज द कटिंग ऑफ द वास्ट डिफरेंस, दैट इज द स्पर्म डक्ट। स्पर्म डक्ट को काट के सिलना। ध्यान रखना दोनों केस में दोनों ही डक्ट सिली जाएंगी, चाहे वेसेक्टमी हो चाहे ट्यूबेक्टमी हो। दोनों ही केस में अगर ट्यूबेक्टमी है तो दोनों फैलोपियन ट्यूब स्टिच होंगी, कट होंगी। अगर वेसेक्टमी है तो दोनों ही वास्ट डिफरेंस कट होके स्टिच होंगी। फिर से एक बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि अगर वास्ट डिफरेंस कट गई हैं, यानी कि यहाँ पे पूरी तो नहीं उसको काटा, एक सेक्शन कट किया है जिससे स्पर्म बन तो रहे हैं बट स्पर्म यहाँ तक आके रुक जाते हैं, यानी कि इस पैसेज तक आके जो स्पर्म्स हैं वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। एक स्पर्म सेल की जो लाइफ है वो 7 to 14 डेज होती है, तो यहाँ पे स्पर्म बन के 14th डे तक खत्म हो जाते हैं। बट स्पर्मेटोजेनेसिस तो होता है। बट बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि अगर सीमन है तो उस सीमन का प्रोडक्शन ही बंद हो जाता है? ऐसा भी नहीं होता। यहाँ पे जो ग्लैंड्स हैं वो तो अपना न्यूट्रिटिव फ्लूइड बनाते हैं, बट जब इजैक्यूलेशन होता है तो उस इजैक्यूलेटरी फ्लूइड में सीमन में स्पर्म नहीं होते। केवल उस इजैक्यूलेटरी फ्लूइड में जो तीनों ग्लैंड्स है, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड्स एंड कॉपर्स ग्लैंड का सिक्रीशन होता है। तो यहाँ पे ये भी मेथड है कि सेक्सुअल एक्टिविटी होगी तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट नहीं होंगे? स्पर्म प्रेजेंट नहीं होंगे। नेक्स्ट इज सर्जिकल रिमूवल ऑफ ओवेरीज। जब ओवेरीज का सर्जिकल रिमूवल किया जाता है, कुछ कारण ऐसे होते हैं जैसे आजकल बच्चों में, टीनेजर्स में बहुत कॉमनली देखा जाता है मल्टीपल ओवेरियन सिस्ट होना, यानी कि ओवेरी में बहुत सारे सिस्ट हो जाते हैं, गांठें हो जाती हैं। अब वो जो गांठें हैं वो लंबे समय तक चलती हैं या कई बार सिवियरिटी में चली जाती हैं। तो जब वो सिवियरिटी में जाती है तो ओवेरीज को सर्जिकली रिमूव करना होता है बॉडी से, और उस प्रोसेस को हम कहते हैं ओवेरेक्टमी। और वहीं जब टेस्टिस को रिमूव किया जाता है किसी कारण से, किसी मैलफंक्शनिंग की वजह से, तो उसको हम बोलते हैं कैस्ट्रेशन। तो ओवेरेक्टमी एंड द कैस्ट्रेशन भी क्या है? सर्जिकल रिमूवल है। अगर ओवेरीज की बात है तो ओवेरेक्टमी, अगर टेस्टिस की बात है तो कैस्ट्रेशन। अनदर सर्जिकल मेथड इज MTP। MTP दैट इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी और एबॉर्शन। किसी कारण से अगर प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना पड़ता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं? एबॉर्शन या MTP। ये बहुत सारे कारणों से की जाती है, जैसे अगर फीटल डेथ हो गई तो MTP की जाएगी, या हमारे जो समाज है उसमें बॉय चाइल्ड गर्ल चाइल्ड का, जैसे किसी कपल है तो उस कपल के पहले 2 बेटियां हैं, तीसरा बच्चा उसको बेटा चाहिए तो वहाँ पे फीटल डेथ करवाते हैं। इलीगल है, स्टिल हो रहा है। तो यहाँ पे हर केस में बेसिकली ये कब किया जाता है? जब फीटस बन जाता है, या कई केसेस में फीटल बनने से पहले भी एम्ब्रियोनिक स्टेज में भी MTP की जाती है। सो यहाँ पे व्हाट इज MTP? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अनदर मेथड इज द ट्यूबल लाइगेशन इन विच फैलोपियन ट्यूब्स आर ब्लॉक्ड एंड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड लेप्रोस्कोप। कई केस में ट्यूबल लाइगेशन यानी कि फैलोपियन ट्यूब्स को लाइगेट किया जाता है, और वो किया जाता है लेप्रोस्कोप की सहायता से। लेप्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी सहायता से ट्यूबल लाइगेशन किया जाता है। यहाँ पे इस पर्टिकुलर टॉपिक को, दैट इज द रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स और हाउ डज ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, खत्म हो जाता है। इसके बाद मैं जो टॉपिक लूँगी वो लूँगी हेरिडिटी वाला टॉपिक, क्योंकि इवोल्यूशन वाला जो टॉपिक है आपके डिलीट हो चुका है। ये 2 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होने के बाद इन दोनों चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस हम करेंगे, और ये क्वेश्चन हम करेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस।